आज के इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक सेमेस्टर 6 का पेपर 13 जिसका यूनिट 3 का पॉइंट 3 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन बेनिफिट एंड एबिलिटी टू पे अप्रोच करूंगी। हमारा प्रश्न है, करारोपण सिद्धांत के अंतर्गत लाभ के सिद्धांत तथा करदान योग्यता के सिद्धांत की व्याख्या करें। करारोपण के सिद्धांत से तात्पर्य कर की संरचना के विकास के लिए उचित कसौटी का निर्धारण करना है। इस समस्या की ओर अर्थशास्त्रियों का ध्यान लोक वित्त के अध्ययन के आरंभ से ही हो गया था। एडम स्मिथ द्वारा कर के नियम के विकास के पूर्व वणिकवादियों एवं प्राकृतिकवादियों ने कर के सिद्धांत की चर्चा की थी। कर भार के समान वितरण का संबंध में दो सिद्धांतों की अक्सर चर्चा होती है। पहला है लाभ का सिद्धांत तथा दूसरा है करदान योग्यता का सिद्धांत। अब हम लाभ की सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। लाभ का सिद्धांत बेनिफिट प्रिंसिपल। लाभ के सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि सरकार एवं करदाताओं के बीच संबंध विनिमय पर आधारित हो जाता है। प्रत्येक करदाता सार्वजनिक व्यय के सिलसिले में कर का भुगतान इस व्यय से प्राप्त लाभ के अनुसार करता है। अतः करदाता एवं सरकार के बीच लेन देन संबंध रहता है तथा कर भुगतान ऐच्छिक हो जाता है। 19वीं सदी में इस सिद्धांत की व्याख्या अत्यंत संकुचित रूप में स्वीडन के विक्सल एवं लिंडन ने की थी। कर में न्याय को प्राप्त करने के लिए लिंडन ने समस्या को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला है सामाजिक राजनीतिक समस्या, आय के उचित वितरण की समस्या, और दूसरा है पूर्णतः राजकोषीय समस्या, आय के वर्तमान वितरण में परिवर्तन किए बिना ही सार्वजनिक आवश्यकता की संतुष्टि के प्रबंध की समस्या। लिंडन ने अपने को दूसरी समस्या के साथ ही संबद्ध किया। उपभोक्ता के अधिमान के आधार पर इस समस्या के समाधान के लिए 3 प्रक्रियाओं की जरूरत है। पॉइंट ए है लोक व्यय एवं कर की कुल मात्रा का निर्धारण। पॉइंट बी है सार्वजनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के बीच कुल व्यय का आवंटन। पॉइंट सी है व्यक्तियों के बीच कुल करों का आवंटन। लिंडन के अनुसार जिस प्रकार बाजार में संयुक्त उत्पत्ति की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है, उसी प्रकार उपयुक्त समस्या का समाधान हो सकता है। इन वस्तुओं के संबंध में मार्शल ने दर्शाया है कि इनका मूल्य लागत के अनुसार तय नहीं होता बल्कि मांग के अनुसार होता है। मान लें सिर्फ एक ही प्रकार की सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन होता है तथा 2 ही करदाता ए एवं बी है। इस वस्तु की पूर्ति जितनी भी मात्रा में हो, ये दोनों करदाता इसकी पूर्ति लागत को वहन करेंगे, जिसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। चित्र में सार्वजनिक वस्तु के लिए ए का मांग वक्र ए है, जबकि बी मांग वक्र बी के लिए है। इन वक्रों के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि कुल लागत का कितना % ए तथा बी वहन करने के लिए प्रस्तुत है। यदि वस्तु की ON मात्रा का उत्पादन हो तो ए इसकी पूरी लागत अर्थात 100% वहन करने के लिए तैयार है। दोनों संयुक्त रूप से कुल लागत का 185% देने को प्रस्तुत है। दूसरी ओर यदि ON डैश मात्रा में उत्पादन हो तो ए 30% तथा बी 27% वहन करने के लिए प्रस्तुत है। इस प्रकार दोनों मिलकर कुल लागत का सिर्फ 57% ही वहन करने को तैयार होते हैं। संतुलन सी बिंदु पर स्थापित होता है, क्योंकि इस बिंदु पर इस वस्तु का उत्पादन जिस मात्रा में होता है उसकी कुल लागत दोनों करदाता मिलकर वहन करने के लिए तैयार है। अब हम करदान योग्यता सिद्धांत एबिलिटी टू पे थ्योरी की चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत कर के भुगतान को लोक व्यय के लाभ से स्वतंत्र रूप में देखा जाता है। अतः कर एक अनिवार्य भुगतान है। करदाता तथा सरकार के मध्य का संबंध लेन देन पर आधारित नहीं है।
करदान योग्यता सिद्धांत की विशेषता यह है कि आवंटन, वितरण तथा स्थिरता तीनों का ही समाधान इसके द्वारा संभव है। करदान योग्यता सिद्धांत का क्लासिकल रूप J.S. मिल ने प्रदान किया। इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि कानून की दृष्टि में सभी समान है और आगे कहा कि कर में समानता का अर्थ है त्याग की समानता। कर भार का न्यायपूर्ण वितरण तभी होता है जब करदाता कर भुगतान में समान त्याग करते हैं। इस व्याख्या के अनुसार योग्यता की वस्तुनिष्ठ धारणा समान त्याग की आत्मनिष्ठ धारणा में परिवर्तित हो जाती है। अब हम करदान योग्यता का वस्तुनिष्ठ सूचक की चर्चा करेंगे। आय को करदान योग्यता का सर्वोत्तम माप माना जाता है, लेकिन उपभोग तथा संपत्ति को वैकल्पिक सूचक माना जाता है। करदान क्षमता की माप के रूप में आय के उपभोग की सर्वोत्तम विशेषता है उसकी व्यापकता। यदि सभी स्रोतों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके अंतर्गत सभी स्रोतों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है और उपभोग की दृष्टि से आय, उपभोग तथा बचत का जोड़ है। करदान क्षमता को उपभोग के रूप में व्यक्त करने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि किसी व्यक्ति का कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि वह राष्ट्रीय आय का कितना अंश प्राप्त करता है, ना कि इस पर कि वह इस आय में कितना जोड़ता है। पॉइंट बी है समान त्याग तथा समानता, इक्वल सैक्रिफाइस एंड इक्विटी। यह मानकर चले कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया त्याग कर के रूप में भुगतान की गई आय पर निर्भर करता है। अब यह देखना है कि समान त्याग का अर्थ क्या है। समान त्याग के संबंध में 3 धारणाओं को व्यक्त किया गया है। ये हैं निरपेक्ष समानता, आनुपातिक समानता तथा समान सीमांत त्याग। इन तीनों धारणाओं की व्याख्या करने के लिए हम यह मानकर चलें कि विभिन्न व्यक्तियों को प्राप्त उपयोगिता की तुलना की जा सकती है तथा सभी की रुचि समान है। इन मान्यताओं के कारण एक ही आय उपयोगिता वक्र का उपयोग सभी करदाताओं के लिए किया जा सकता है। क्षैतिज समानता वक्र वाले सभी करदाताओं के लिए आवश्यक है कि समान आय वाले व्यक्ति समान उपयोगिता का त्याग करें, जो निम्न रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट है। निम्न आय करदाता फिगर 1 चित्र में ओ एक्स अक्ष पर आय तथा ओ वाई अक्ष पर आय की सीमांत उपयोगिता दर्शाई गई है और ऊर्ध्व समानता को लागू करने में कठिनाई होती है क्योंकि यह 2 तत्वों पर निर्भर करता है। पॉइंट ए है आय उपयोगिता वक्र का आकार तथा पॉइंट 2 है सामान्य त्याग की धारणा जिसका प्रयोग किया जाता है। अब उच्च आय करदाता का फिगर 2 में देखिए। इन दोनों चित्रों में आय को एक्स अक्षांश तथा आय की सीमांत उपयोगिता को वाई अक्षांश पर दिखाया गया है। फिगर 1 में निम्न आय प्राप्त करने वाले करदाता एल के लिए है, जबकि फिगर 2 अधिक आय प्राप्त करने वाले करदाता एच के लिए है। MUL करदाता एल को आय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को बताता है, जबकि MUH करदाता एच की सीमांत उपयोगिता को बताता है। दोनों वक्र समान है तथा नीचे की ओर इसकी ढलान है। कर के भुगतान के पूर्व एल की आय OB रहती है तथा एच की आय OB डैश है। अपनी आय से एल को कुल OMDB की उपयोगिता प्राप्त होती है, जबकि एच को OM डैश, D डैश और B डैश प्राप्त होती है। मान ले दोनों करदाता T के समान कर का भुगतान करते हैं। अब यह देखना है कि T का वितरण L और H के बीच किस प्रकार होता है। निरपेक्ष समान त्याग। इस सिद्धांत के अंतर्गत L अपनी आय OB में से CB मात्रा का भुगतान करता है तथा H अपनी आय OB डैश में से C डैश B डैश का। CB आय का भुगतान करके L का त्याग CBDE
ई के बराबर तथा एच का सी डैश बी डैश डी डैश ई डैश के बराबर त्याग करना होता है। टी का वितरण एल और एच के बीच इस प्रकार होता है कि सी बी डी ई इक्वल टू सी डैश बी डैश डी डैश और ई डैश हो जाता है। निरपेक्ष समान त्याग इक्वल टू यू वाई माइनस टी हो जाता है। आनुपातिक समान त्याग, इस नियम के अंतर्गत एल को पी बी तथा एच को पी डैश बी डैश मात्रा में कर का भुगतान करना चाहिए ताकि पी बी प्लस पी डैश बी डैश इक्वल टू टी हो जाए। कर के इस प्रकार लगाया जाता है कि कर के पूर्व एल द्वारा उपयोगिता का त्याग एम द्वारा त्यागी गई उपयोगिता के बराबर होगी। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर रहने पर आनुपातिक आय की आवश्यकता होगी। सीमांत उपयोगिता के घटने पर किंतु रेखीय रहने पर प्रणाली प्रगतिशील होगी, किंतु यदि सीमांत उपयोगिता में ह्रासमान दर से कमी हो तो कोई सामान्यीकरण कठिन होगी। आनुपातिक समान त्याग इक्वल टू यू इंटू वाई माइनस यू इंटू वाई माइनस टी बाय यू इंटू वाई सभी के समान। समान सीमांत त्याग, इस नियम के अंतर्गत एल को एफ बी तथा एच को एफ डैश बी डैश मात्रा में कर का भुगतान करना चाहिए ताकि एफ बी प्लस एफ डैश बी डैश इक्वल टू टी हो जाए। दोनों करदाताओं का सीमांत त्याग बराबर है। कर के भुगतान के बाद एल की आय ओ एफ रह जाती है जो एच के कर पश्चात आय ओ एफ डैश के बराबर है। दोनों का कुल त्याग न्यूनतम रहता है और वह एफ बी डी जी प्लस एफ डैश बी डैश डी डैश जी डैश के बराबर हो जाता है। समान सीमांत त्याग का फॉर्मूला है डी यू इंटू वाई माइनस टी बाय डी इंटू वाई माइनस टी, जहाँ वाई इक्वल टू आई तथा टी इक्वल टू कर राजस्व, यू इंटू वाई इक्वल टू आई से प्राप्त कुल उपयोगिता और डी यू इक्वल टू सीमांत उपयोगिता, यू इंटू वाई माइनस टी कर के पश्चात आय की कुल उपयोगिता है। निष्कर्ष, उपर्युक्त विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि इस सिद्धांत को कराधान में न्याय प्राप्त करने के लिए व्यक्त रूप से स्वीकृत किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अथवा भुगतान करने की सुविधा के अनुसार कर देने चाहिए। कर देय क्षमता के अनुसार कराधान इस व्यापक मान्यता पर आधारित है जिनके पास आय अथवा संपत्ति है उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार उसी अनुपात में राज्य को अंशदान देना चाहिए।